हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑप्टिकल फ़िज़िक्स। और ऑप्टिकल फ़िज़िक्स में अगर हम बात करें, ये ऑप्टिकल फ़िज़िक्स जो है ना हमारी क्लासिकल फ़िज़िक्स से आई हुई है। और क्लासिकल फ़िज़िक्स आपको पहले ही पता है, क्लासिकल फ़िज़िक्स मतलब बिफ़ोर 1900 वाली, ठीक है। हम अभी तक हमारी मॉडर्न फ़िज़िक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मॉडर्न फ़िज़िक्स में भी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा। मॉडर्न फ़िज़िक्स हमारे पास ग्रेटर देन 1900 थी, ये थी मॉडर्न। और ये जो फिज़िकल ऑप्टिकल फ़िज़िक्स है ना, ये हमारे पास आई है लेस देन 1900, मतलब 1900 से पहले, बिफ़ोर 1900, ठीक है भाई। बिफ़ोर 1900 है तो 1900 से पहले दौर किसका था? न्यूटन भाई का था। तो मतलब ये न्यूटन भाई के दौर में आने वाली थ्योरी है, या ऑप्टिकल फ़िज़िक्स आप बोल सकते हो, लाइट की कहानी है। अब क्या है भाई, उस टाइम पे बिफ़ोर 1900 आप बोल सकते हो कि लाइट बहुत ज़्यादा ओवर रिनाउंड टॉपिक था। ओवर रिनाउंड इन अ सेंस, बहुत लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और समझने की कोशिश करते थे कि लाइट है क्या, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। तो बहुत ज़्यादा ओवर रिनाउंड टॉपिक था। और फिर ही न्यूटन की हमारे पास थ्योरी आई थी, ठीक है। न्यूटन ने अपनी थ्योरी कब दी थी? न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी 1675 में। 1675 मतलब 17th सेंचुरी में उसने अपनी थ्योरी दी थी, 17th सेंचुरी। और वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी का नाम था न्यूटन कॉर्पसल्स थ्योरी। न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी। क्या मतलब है इस कॉर्पसल का, अभी हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन की कॉर्पसल्स थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट की थ्योरी है, ओके। अभी हमने मॉडर्न फिजिक्स में हम अभी पढ़ के आए कि लाइट को हम एज अ पार्टिकल मानते हुए चल रहे थे, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा था? पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था। हमने भाई एक इलेक्ट्रॉन को लाइट रख के मारी और वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गया, तो ये तो भाई प्रॉपर्टी किसकी थी? ये मैटर की थी। अगर मैं किसी चीज़ को पत्थर मारूंगी वो हिल गया, तो ये भाई पत्थर की प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की है। तो इसी तरह हमें पता चला कि लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। लेकिन बिफोर 19th सेंचुरी हमारे पास जो 1900 से पहले का दौर था, उसमें माना गया था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। अब वो कैसे है, अभी हम बात करते हैं। हमारे पास न्यूटन भाई ने अपना पहला पोस्टुलेट रखा कि जो ल्यूमिनस बॉडी होती है ना, वो इमिट करती है लाइट इन द फॉर्म ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, और उन टाइनी पार्टिकल्स को ही उसने कॉर्पसल्स का नाम दिया था। तो इसने क्या बोला था? ल्यूमिनस बॉडी जो हमारे पास होगी, ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, ल्यूमिनस बॉडी इमिट करेगी लाइट को, ठीक है, इमिट्स लाइट। और वो लाइट किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल्स के, जिनको उन्होंने नाम क्या दिया था? कॉर्पसल्स का नाम दिया था, ठीक है। तो इसका मेन में पॉइंट बताऊं तो इसने बोला था कि लाइट बनी हुई है छोटे पार्टिकल्स के, और उन पार्टिकल्स को इसने नाम दे दिया कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स से भाई हमारे पास जो है वो लाइट बनी हुई है। सेकंड इसने पॉइंट जो दिया था, उसने बोला था कि ये जो कॉर्पसल्स है ना, ये मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कॉर्पसल्स मूव करेंगे भाई किस में? स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। और स्ट्रेट लाइन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, या लीनियर मोशन बोल दें, या रेक्टिलिनियर मोशन बोल दें, ठीक है। तो भाई इसके जो कॉर्पसल्स थे ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहे थे। अब भाई सवाल पूछा गया, सिंपल सा सवाल पूछा गया, भाई अगर आपको बोल रहा है कोई कि लाइट हमारे पास स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो भाई हमें पता है हमारे पास सूरज से रोशनी आ रही है, राइट। तो अगर ये सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है, हमारे पास ये आप खड़ी हो फॉर एग्जाम्पल, ये आप खड़े हो, अब फॉर एग्जाम्पल हम, इसने तो, न्यूटन ने तो बोल दिया कि ये जो लाइट बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और ये पार्टिकल्स मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, इन द रेक्टिलिनियर मोशन। तो भाई जब ये आ रही है, ये आपके ऊपर आके पड़ रही है, आपको क्या फील हो रहा है? कोई भी पार्टिकल आके दूसरे मैटर पर पड़ेगा, उसको फील होगा, राइट। मैं आपको खींच के पत्थर मारूंगी, आपको फील होगा ना। इसी तरह जब मैं आपको खींच के लाइट मारी हूँ, आपको फील क्यों नहीं हो रहा? आपको लग रहा क्यों नहीं है कि आपको कोई चीज़ खींच के मारी जा रही है? ये क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है या नहीं? हाँ। ठीक
ठीक है। तो अगर ये भाई खींच खींच के मारा है तो भाई ये पार्टिकल्स का हमारे पास फील होना चाहिए कि हमें खींच खींच के लग रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हमें तो कभी फील नहीं होता कि ये पत्थर हमारे पास लग रहे हैं या लाइट से कुछ चीज़ें उसके साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं और हमें खींच खींच के लग रहे हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना, इससे बोला ये पार्टिकल्स मासलेस हैं, इनके पास कोई मास ही नहीं है। दीज पार्टिकल्स आर मासलेस, इलास्टिक नेचर में हैं, रिजिड नेचर में हैं, मासलेस हैं। इसलिए जब लगते हैं, जब लाइट सूरज की रोशनी आपके पास आती है और आपको फील नहीं होती। ठीक है, तो ये इसका था क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि भाई क्या है, अगर लाइट हमारे पास आती है हमें फील क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई मासलेस पार्टिकल्स हैं, उसने ये भी बता दिया। फिर उसका थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या आया? थर्ड पोस्टुलेट में उसने बोला हमारे पास कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये डिफरेंट शेप के हैं और डिफरेंट साइज़ के हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, जो लाइट के साथ आ रहे हैं, पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट नेचर। डिफरेंट साइज, इनकी डिफरेंट साइज है और डिफरेंट शेप है। ठीक है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। अब आप बोलोगे वो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट हमें नज़र आती है, राइट, तो मतलब वो विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट हमें पता है, विजिबल लाइट के 7 कलर्स होते हैं, राइट। विगब्योर जिसको हम बोलते हैं, विगब्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो भाई रेड का इन लोगों ने बोला कि साइज़ बड़ा होगा, रेड का साइज़ बड़ा होगा और यहाँ से आते आते साइज़ छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो हमारे पास वॉयलेट का साइज़ सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हर किसी पार्टिकल का डिफरेंट साइज़ है और डिफरेंट शेप है, जिसमें से रेड का साइज़ सबसे बड़ा है और वॉयलेट का साइज़ सबसे छोटा है। फिर इसने फोर्थ बात क्या की कि फोर्थ बात इसने ये की कि जब उसने लाइट को पास करवाया, जैसे कि लाइट को उसने पास करवाया, ये मेरे पास कोई भी सरफेस है, अब ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस मतलब कोई उसमें वो नहीं आ रहे, जैसे हम चलते हैं ना, आगे पीछे हमें धक्के खाने पड़ते हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं होता, वो हमारे पास रफ सरफेस होता है। ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है जिस पे गाड़ी स्मूथली चल रही होती है, राइट। तो ये हमारे पास लाइट आ रही है, इस लाइट को, आने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जब इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब इसके पार्टिकल्स आ रहे हैं, बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन। कॉर्पसल्स से बनी हुई है, राइट। तो मतलब ये कॉर्पसल्स आ रहे हैं। तो इसने देखा जब ये लाइट हमारे पास हिट कर रही है सरफेस को, तो वो डायफ्रैक्ट हो रही है। डायफ्रैक्ट मतलब हिल जाना अपने एंगल से, थोड़े से एंगल से हिल जाना। तो ये हमारे पास डायफ्रैक्ट, अभी डायफ्रैक्शन की लाइन मैं बना रही हूँ पर्पल से। ठीक है, तो ये इसके पार्टिकल्स यहाँ चले गए। तो भाई आने का डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन है ये, सॉरी रिफ्लेक्शन है ये, मैंने डायफ्रैक्शन बोला, ओ गॉड, वो तो पानी में होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे डायफ्रैक्ट हो रही है। डायफ्रैक्ट मतलब आपकी थोड़े से एंगल से डायफ्रैक्ट हो जाना, जैसे हम रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे हम, मैंने दोबारा डायफ्रैक्ट बोला, ओ गॉड, हाँ, आई एम सॉरी। प्रियंका, तुम ऐसे देख के पढ़ा रही हो या ऐसे ही? नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जितना मुझे याद है। ये देख के पढ़ा लो। क्यों? अभी तुमने आगे कुछ ऐसे कर आगे पीछे किया, अभी तो मैंने पकड़ लिया था, नेक्स्ट ना पकड़ पाऊँ फिर। नहीं सॉरी, ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट। खैर, ये जो इसके जिसके अगेंस्ट, मतलब अभी ये आ रही है, अब जिसके अगेंस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है ना, जिस लाइन से रिफ्लेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं ये नॉर्मल की लाइन है। तो ये जिसके टूवर्ड्स रिफ्लेक्ट कर रही है आप बोल सकते हो, या जिसके थ्रू रिफ्लेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल की लाइन। अब क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे पास जो इंसिडेंट रे आएगी वो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंगल बना रही है, अब इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जिससे ये रिफ्लेक्ट कर गई उसको मैं क्या बोलूँगी? रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास जब इंसिडेंट वाला एंगल बराबर हो रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सरफेस है वो स्मूथ है।
ये स्मूथ सरफेस पे सारा काम हुआ है, ऑन द स्मूथ सरफेस। क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस नहीं होता, अगर मैं कोई और सरफेस लेती, एक मिनट, स्मूथ सरफेस, अगर मैं कोई और सरफेस लेती तो मेरे पास ये एंगल बराबर नहीं आते। भाई क्या मतलब इसका, जैसे कि मैं कोई और सरफेस ले रही हूँ और इसमें कई खड्डे वड्डे हैं, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये आ रही है, तो इसका एंगल जो था रिफ्लेक्टेड का एंगल होगा वो हमेशा अलग होगा एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट वाला एंगल, ठीक है। तो इसका शायद ये बन जाए, ठीक है, या इसका शायद ये बन जाए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरी नॉर्मल का बनेगी, मेरी नॉर्मल बनेगी ये, तो अब यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये देखो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बड़ा हो गया। तो मतलब अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो मेरा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बिल्कुल इक्वल आएगा। लेकिन इफ़ माई सरफेस इज़ नॉट स्मूथ, वो रफ़ है, तो मेरे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इज़ इट क्लियर? यस। ठीक है, आगे हमारे पास जो चीज़ है वो है डेंसर मीडियम की। भाई अगर डेंसर मीडियम में क्या होता है, एक मिनट, ये हम पढ़ रहे हैं 5th पोस्टुलेट, ठीक है। अब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, हम तो पढ़ते हैं भाई डेंसर मीडियम में कम हो जानी चाहिए लाइट की स्पीड। डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है लाइट की, ज़्यादा हो जाती है, स्पीड लाइट की ज़्यादा हो जाती है डेंसर मीडियम में। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि डेंसर मीडियम में कम हो जानी चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है। अब ये हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। हम अपना एक रेयर मीडियम ले रहे हैं, एक डेंसर मीडियम ले रहे हैं। अब रेयर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा, अभी हम इसको पहचान लेते हैं। मतलब जैसे कि मेरे पास H2O है, वो डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर, राइट। एयर हमारे पास क्या है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम। जैसे कि अगर मैं डेंसिटी फाइंड करूँ वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी भाई, वाटर की डेंसिटी फॉर एग्जांपल, डेंसिटी मेरे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम से। अगर मैं वॉल्यूम मास इसका ले रही हूँ एक्स किलोग्राम, कोई भी मास ले रही हूँ, और वॉल्यूम में इसका क्या ले रही हूँ मैं, 10 ml ले रही हूँ, 10 मिलीलीटर ले रही हूँ। तो अब क्या होगा इसमें से, अब मैं एयर को इससे कंपेयर करवाती हूँ। एयर हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, राइट। तो देखा जाए तो इसकी डेंसिटी में y पर यूनिट, मैं इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रख रही हूँ, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल दोनों का फिक्स्ड है, तो इसका भी 10 ml है। अब भाई जो चीज़ डिपेंडेंट है जिस चीज़ के ऊपर, वो है ये x फैक्टर यहाँ पर, और यहाँ पर y फैक्टर, मतलब मास पर डिपेंडेंट है। अब सारी चीज़ें, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया दोनों का, मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने वॉल्यूम दोनों का प्रूफ मतलब कांस्टेंट कर दिया, और अब मैंने देखा तो अब मेरे पास जो डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है मास पर, ठीक है, और मेरे पास दोबारा डेंसिटी डिपेंड कर रही है मास पर। अब अगर हम देखें, हमारे पास वाटर है लिक्विड, ठीक है, और गैसेस, मुझे बताओ गैस का मास ज़्यादा होगा या हमारे पास डेंसिटी का मास ज़्यादा, मतलब वाटर का मास ज़्यादा होगा, थोड़ा सोचो। किसका? एयर का। एयर का मास ज़्यादा होगा, या आप ऐसे बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी, वाटर में ज़्यादा होंगी या लिक्विड में ज़्यादा होंगी या गैसेस में? लिक्विड के अंदर। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास लिक्विड में ज़्यादा होंगी, तो मास भी डेफिनेटली लिक्विड का ज़्यादा होगा ना, गैस का कम होगा। मास का देखो मैं बताती हूँ, हम कभी भी ना देखो एयर एक मिक्सचर है तो उसका कोई मास वास नहीं बनता। लेकिन हम मिक्सचर का मास लेना चाहें तो हम ऑक्सीजन को मास को प्लस करेंगे, हम नाइट्रोजन को प्लस करेंगे, हम नियॉन आर्गन इन सब के मास को प्लस करके एक एवरेज लिया जाएगा। पहली बात तो एयर एक मिक्सचर है तो उसका मास बनता नहीं है, इसका एक मॉलिक्यूलर मास बनेगा और बहुत ज़्यादा बनेगा। नहीं, अभी हम सिंपल मास की बात कर रहे हैं, अगर मास भी उस चीज़ के ऊपर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। हमें पता है लिक्विड में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से देखें तो भाई ये देखो मेरे पास ये लिक्विड है, यहाँ पर मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा है, तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इतना ही मैं गैस का ले रही हूँ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मेरे पास मान लेते हैं वाटर का है, ठीक है, ये वॉल्यूम मैं ले रही हूँ गैस का,
तो ये लिक्विड है और ये गैस है, दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो मतलब पार्टिकल बहुत दूर दूर है और 3-4 ही पार्टिकल्स हैं मान लो, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, राइट। और वॉल्यूम दोनों का मैंने कांस्टेंट ही रखा है। यहाँ पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, मतलब पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो पार्टिकल ज़्यादा है तो मतलब मास ज़्यादा हुआ, राइट। तो वॉल्यूम हमने दोनों का कांस्टेंट कर लिया था, लेकिन फिर हमने मास के ऊपर जब चीज़ें देखी ना, तो हमने देखा कि लिक्विड का मास ज़्यादा है, तो लिक्विड का मास ज़्यादा है तो मतलब लिक्विड की डेंसिटी भी ज़्यादा हुई। हाँ मैं समझ गई, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी एयर से। डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा हुई। तो इसलिए हमने बोल दिया कि हमारे पास जो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द लाइट वो वाटर में ज़्यादा होगी और एयर में कम होगी। इसी कॉन्सेप्ट से समझो दोबारा से, क्योंकि हमने माना हुआ है कि लाइट भी हमारे पास एक पार्टिकल से मिलके ही बनी हुई है, सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में तुम कह रही हो कि डेंसर मीडियम में जाते ही मतलब जब ये लाइट वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। हमने वो ही सिंपल इसका समझा है डेंसिटी से, क्योंकि हमारे पास वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। आज की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम लोग, हम न्यूटन की थ्योरी पढ़ रहे हैं। न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से वाटर की में अच्छा आज तो उल्टा होता है ना इसके। हाँ आज तो डेफिनेटली उल्टा ही होगा, हमें पता है रेयर मीडियम में ज़्यादा ट्रैवल करेगी और उसमें कम करेगी। अच्छा हाँ न्यूटन गलत था, सही है। ठीक है, फिर न्यूटन ने अपनी पांचवी बात क्या कही? न्यूटन ने अपनी पांचवी बात में इसने रिफ्रैक्शन बताया था। अब रिफ्रैक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइट आ रही है, पार्टिकल से मिलके पार्टिकल से मिलके पार्टिकल से मिलके। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, राइट। तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेयर मीडियम है और ये मेरे पास डेंसर मीडियम है जो कि वाटर है। जब डेंसर मीडियम में हमारे पास लाइट आई तो हमें पता है हमारे पास फोर्स एक्ट करेंगी, फोर्सेस विल गोना एक्ट अपॉन लाइट पार्टिकल। जब ये लाइट पार्टिकल आएंगे तो इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगी ना भाई। कौन सी फोर्स होगी? एक ये नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगी, एक यहाँ से भी फोर्स एक्ट करेगी, यहाँ से भी फोर्स एक्ट करेगी, हर जगह से फोर्स एक्ट करेंगी, क्योंकि फोर्स अपने एक्स एंड वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व होती हैं। फोर्स हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होंगी, तो हर तरफ से यहाँ पर फोर्स एक्ट करेंगी। दैट्स वाई यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास हमेशा, अब देखो हर तरफ से यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी, फिर भी लाइट हमारे पास जाएगी नीचे ही। हर तरफ से फोर्स एक्ट करेगी लेकिन लाइट जाएगी नीचे ही। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस पूरे के पूरे फोर्सेस का नेट फोर्स जो होगा ना वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। भले यहाँ से तुम ले लो, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में ये ब्रेक होगा तो इसका एक्स कंपोनेंट ये बनेगा, वाई कंपोनेंट ये बनेगा। दोबारा ये लाइट ले लो, इसका एक्स कंपोनेंट ये बनेगा, वाई कंपोनेंट ये बनेगा। हर तरफ से नेट फोर्स यही आएगी, तो इसलिए ये अपनी लाइट को नीचे लेके जाएगी। तो भाई लाइट यूं आ रही थी यूं, लेकिन फिर गई नीचे है, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, ठीक है। तो व्हेन एन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द रेयरर, प्रियंका ये अपना एंगल चेंज कर लेती है ना? हाँ ये थोड़ा सा एंगल चेंज करेगी, ठीक है। तो व्हेन एन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर, जो कि वाटर था हमारे पास, इट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल, अपने नॉर्मल पर रिफ्लेक्ट कर लेगी, क्योंकि हमें पता है ये लाइन जो थी हमारे पास नॉर्मल की लाइन है, ये लाइन हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी अपनी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट कर गई लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसकी स्पीड बढ़ेगी। रेयर से डेंसर में जा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़कर और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा यहाँ पर डाउनवर्ड। इतना समझ आया?
नॉर्मल वाली बात समझ नहीं आई। ये नॉर्मल वाली बात ये है कि हमें पता है देखो यहाँ पर फोर्स लगेगी, लाइट यहाँ तक आई, अब यहाँ पर इसको फोर्स लगेगी हर तरफ से जब इसको फोर्स लगेगी तो हमें पता है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो अपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। तो अगर फोर्स मेरे पास यहाँ लग रही है तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, इसका वाई कंपोनेंट ये होगा, या इसका वाई कंपोनेंट आप ऐसे मान लो ये होगा। इसका ये फोर्स है हमारे पास, ठीक है, ये फोर्स है, इसका वाई कंपोनेंट ये हो गया, इसका एक्स कंपोनेंट ये हो गया। अब मैं फोर्स ले रही हूँ इस साइड पर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स ले रही हूँ, तो इसका क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ये होगा, वाई कंपोनेंट ये होगा। तो हर तरफ से देखा जाए तो नेट फोर्स नीचे ही आ रही है, इस साइड ही आ रही है, तो लाइट इस साइड जाएगी ना। और हमें पता है ये लाइन हमारे पास क्या थी, नॉर्मल की लाइन थी, देखो ना ऊपर लाइन, नॉर्मल की लाइन, तो वो अपने नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। समझ आया? हाँ। ठीक है, तो भाई 1800 में यहाँ तक तो ये सब कुछ क्लियर था, ठीक है। फिर 1800 में हमारे पास थॉमस यंग आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं भाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम आगे चल के बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। तो और उन्होंने हमें दिखाया कि जो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन जो है वो लाइट की, वो उन्होंने दिखाई, एंड पोलराइजेशन दिखाई, जो कि न्यूटन ने नहीं दिखाई थी। न्यूटन के हिसाब से लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन जब थॉमस ने अपना यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, उसने दो प्रॉपर्टीज़ को दिखाया, इंटरफेरेंस को दिखाया, डायफ्रैक्शन को दिखाया, ठीक है, इंटरफेरेंस को दिखाया और डायफ्रैक्शन को दिखाया। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन को दिखाया हमारे पास किसने, थॉमस यंग ने। अब ये एक्सपेरिमेंट हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखो 1850 तक, ये तो 1800 में सब कुछ आया, 1850 तक हमारे पास जो लियोन फोकल्ट करके एक साइंटिस्ट था, मुझे अच्छा सा नाम इसका सही तरह याद नहीं है, फोकल्ट, बस मुझे इतना याद है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने प्रूव किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो रेयर में ज़्यादा है और लेस है डेंसर में। अब देखो हमारे पास जो हमारी कहानी, हमने बोला था ना हमारे पास रेयर में स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर, न्यूटन ने ये बोला था कि डेंसर में ज़्यादा होती है, लेकिन असल में होता क्या है, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है स्पीड और डेंसर में कम होती है। अभी हम जाके एक एक्सपेरिमेंट करें, हम पानी स्विमिंग पूल में लाइट मारेंगे, हमारी कम ट्रैवल करेगी, और हम रेयर मीडियम में करेंगे तो हमारी ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास किया था लियोन फोकल्ट करके, लियोन फोकल्ट एक नाम है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था, 1850 के बीच में, मतलब 1800 में ही किया था, राइट। तो उसने हमें बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ना, वो रेयर में ज़्यादा होगी और हमारे पास उसमें डेंसर मीडियम मतलब वाटर वगैरह में कम होगी, ठीक है। अब ये तो पूरी बातें चल रही थी हमारे पास। जो न्यूटन ने अपनी कॉर्पसल्स थ्योरी, मतलब न्यूटन से पहले हमारे पास हाइजन ने अपनी प्रिंसिपल दिया था, हाइजन का वेव प्रिंसिपल, हाइजन ने अपना वेव प्रिंसिपल दिया था 1678 में, 1678 में, मतलब 17th सेंचुरी में अपना दिया था इसने, 17th सेंचुरी में। अब हम पढ़ते हैं इसको है क्या ये एक्सपेरिमेंट, या इसका है क्या इसके पोस्टुलेट्स वगैरह। 1678 में उसने अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन उस थ्योरी को किसी ने माना ही नहीं था, उस थ्योरी को किसी ने माना ही नहीं। सब लेके चले न्यूटन की थ्योरी को, न्यूटन की कॉर्पसल्स थ्योरी को, जो 18th सेंचुरी में आई, 1700 समथिंग में आई, 17th सेंचुरी में आई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो 17th सेंचुरी में, मतलब हाइजन ने अपनी थ्योरी पहले दे दी थी, न्यूटन ने अपनी थ्योरी बाद में दी थी, हाइजन ने अपनी थ्योरी पहले दी थी, प्रपोज की थी अपनी थ्योरी, जिसको हाइजन वेव प्रिंसिपल नाम करके दिया था। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, चल रहा नहीं, प्रियंका काला हो गया। आई नो,